आज हम चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.6 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास इफ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 watt per meter square and the amplitude is 2 meter, what is the value of constant? सेकेंड पार्ट ये है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 25 watt per meter square and the constant k is 5 watt per meter quartic, what is the amplitude? यानी कि एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी पहले दी गई है 16 वाट पर मीटर स्क्वायर और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें 2 मीटर दिया गया है। आपने ये बताना है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है। तो इसका एक ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी हमें उस वेव की इंटेंसिटी दे दी गई है जो कि 25 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जबकि जो कांस्टेंट के है उसकी बजाते खुद वैल्यू 5 वाट पर मीटर क्वार्टिक है या वाट पर क्वार्टिक मीटर है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, यानी कि हमने ये बताना है कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो वेव्स क्या करती हैं, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, जबकि इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है किसी एरिया से। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले प्रॉब्लम का गिवन डाटा है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लिख लेते हैं। तो जो इंटेंसिटी है हमारे पास वेव की, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास बराबर है 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जबकि जो एम्पलीट्यूड है एक वेव का जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी मीन पोजीशन से, उस एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल ए के साथ। और वो जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास दिया गया है जो कि 2 मीटर है, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट है जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उस कांस्टेंट को हम कह लेते हैं कि वो के है और इस के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास पहले जो पार्ट है उसका गिवन डाटा है। अब जो दूसरा पार्ट है उसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो उसको मैं मुख्तलिफ रंग से लिखता हूँ। तो जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल आई के साथ, लेकिन नीचे लिख देंगे I1 या I1 कर देंगे ताकि ऊपर वाली जो इंटेंसिटी है उससे फ़र्क किया जा सके। और वो इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, 25 वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जबकि जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम, उसकी जो वैल्यू है उसको हम कह लेते हैं कि जी के वो K1 है, ताकि ऊपर वाले केस से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो क्योंकि हम ये एक सेपरेट पार्ट सॉल्व करेंगे, तो वो जो K1 है उसकी वैल्यू हमें दी की हुई है 5 और आपके पास वाट, और आपके पास मीटर की जो पावर है वो -4 है, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जैसे कि यहाँ पर। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमने मालूम करना है। तो जो एम्पलीट्यूड है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल आपके पास A1 के साथ, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू साथ और साथ एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब इंटेंसिटी फाइंड करने का किसी वेव का, वो इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है आपके पास इंटेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट और उसका प्रोडक्ट हमारे पास एक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। असल में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप उस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक इक्वलिटी आ जाती है और साथ कांस्टेंट आ जाता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं। तो वो जो आई है हमारे पास, इंटेंसिटी को हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, जो कि मेरे पास ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा के, जो कि कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड जो कि ए था उसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना था कि पहले पार्ट के अंदर जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो ये जो ए स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, आई से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है उसको पहले लिख सकता हूँ, यानी कि के को लिख सकता हूँ आपके पास इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इंटेंसिटी ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो इंटेंसिटी की हमें वैल्यू दी गई है वो आपके पास 16 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16। तो 16 आ गया और उसके बाद आपके पास जो एरिया की वैल्यू, सॉरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो हमें 2 दी गई है और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आपको ये पता है कि जो 2 का स्क्वायर है वो कितना होता है, वो 4 होता है। तो मैं नीचे यहाँ पर 4 लिखूंगा इसके, जैसे कि यहाँ पर, और ऊपर क्या आ जाएगा 16। तो 16, अब आपके पास कटिंग हो सकती है, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो आपके पास जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 4, और इसका यूनिट आ जाएगा आपके पास वॉट, और उसके बाद m की पावर -4। m की पावर -4 क्यों, वो इस वजह से क्योंकि जो I का यूनिट है यानी कि इंटेंसिटी का, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जबकि जो एम्पलीट्यूड है उसका यूनिट मीटर है। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो आपके पास वो -2 बनेगा और -2 बेसिस सेम होंगी m की।
तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 -4 दे देगा। तो ये आपके पास वॉट पर मीटर या वॉट m की पावर -4 बन जाएगा इसका यूनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड पार्ट है ये वाला, जिसके लिए हमें इंटेंसिटी और कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, उसके लिए हम एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ज़रा देखिए। अब हम सबसे पहले इसी के लिहाज से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे आपके पास जो इंटेंसिटी है, ये चले हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि अब हम बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो इंटेंसिटी है I1 वो इक्वल टू आ जाएगी आपके पास K1 और साथ आ जाएगा A1 का स्क्वायर। तो मैंने K1 लिख दिया और साथ A1 का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर क्या खास बात है, आपको I1 और K1 की वैल्यूज पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो K1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप राइट हैंड साइड को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो मर्जी साइड आप पहले लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A1 का स्क्वायर आपके पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर I1 और K1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ I1 और K1, जबकि जो I1 है उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है और I1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपके पास 25 है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ 25, जबकि आपके पास K1 की जो वैल्यू है वो 5 है। तो मैं लिख लेता हूँ 5। अब आपके पास 5 वन ज़ा कितना होता है 5 और 5 5 ज़ा कितना होता है 25। तो आपके पास जो A1 है यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमने तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है ना, यहाँ पर तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो उस एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर मैं लिखूंगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास जो A1 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्वायर और ऊपर फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब आपके पास ये कितना है यहाँ पर 5। अब आपके पास ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड है यानी कि A1 आपके पास वो इक्वल टू आ जाएगा। इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में आपके सामने ले आए हूँ। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 2.236। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर, चूंकि आपके पास 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो पीछे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो 2.24 आ जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो आ जाएगा 2.24 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आज हमने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, चैप्टर हमारे पास जो 7 था वेव्स एंड वाइब्रेशंस का, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.6 सॉल्व किया, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया और एक हिस्से में हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट की। तो आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.6 सॉल्व किया।